नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत में एजुकेशन लोन 1,10,000 करोड़ रुपए का हो गया है। यह भी पूरे साल का आंकड़ा नहीं। इस साल जनवरी से लेकर अक्टूबर के बीच भारतीय छात्रों ने 1,10,000 करोड़ रुपए के लोन लिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का यह आंकड़ा है, जिसमें कहा गया है कि एजुकेशन लोन में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। इसमें से 65% लोन विदेशों में पढ़ाई के लिए लिए गए। छात्र औसतन 40 से 60 लाख के लोन ले रहे हैं। सबसे ज्यादा लोन अमेरिका जाने के लिए लिया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि पिछले 5 साल में 2023-24 के बीच एजुकेशन लोन में सबसे अधिक उछाल देखा गया है। हिंदू बिजनेस लाइन की इसी साल जून के महीने की एक रिपोर्ट है कि एजुकेशन लोन के लिए छात्र 10 से 15% ब्याज चुका रहे हैं। कई बार बैंक इसलिए भी लोन नहीं देते क्योंकि उन्हें पता होता है कि कम सैलरी की नौकरी मिलेगी और ब्याज चुकाना मुश्किल हो जाएगा, लोन भी नहीं चुकेगा। आज हम इसी पर बात करेंगे कि गुजरात और पंजाब में छात्र विदेश जाने के लिए क्यों होड़ कर रहे हैं और क्यों दूसरे प्रदेश के बच्चे पिछड़ गए हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि जनवरी 2023 तक उनके पास जो सूचनाएं हैं उसके हिसाब से 15 लाख छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं। 2022-23 में 21-22 की तुलना में एजुकेशन लोन में 17% का उछाल आया है। कोविड के बाद अमेरिका जाने वाले छात्रों की संख्या में 35% की वृद्धि हुई है। अक्टूबर 22 से सितंबर 23 के बीच अमेरिकी दूतावास और काउंसलेट ने 1,40,000 छात्रों को वीजा जारी किया। भारतीय छात्रों की वजह से दुनिया की कितनी ही यूनिवर्सिटियों की दुकान चल रही है। विदेश में पढ़ना विदेश में बसने की पहली सीढ़ी है। जिस किसी के पास पैसा है, लोन ले सकता है, छात्रवृत्ति हासिल कर सकता है, वो पढ़ने के लिए विदेश जा रहा है। उनके हिसाब से वे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि भारत में पढ़ाई का स्तर गिर गया है। उनके माँ बाप भले ही सोशल मीडिया पर भारत को विश्व गुरु बताते रहें, मगर भीतर भीतर बच्चों को बाहर भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ने पहुंचते रहते हैं। इनकी आंखों में उदासी साफ देखी जा सकती है। पंजाब का कोई ना कोई कोना हर दिन अपनों से जुदा होता रहता है। कई माँ बाप जानते हुए भी कि उनका जीवन अब अकेले का होने वाला है, किसी तरह बच्चों को भारत से बाहर भेज रहे हैं। पंजाब और बेंगलुरु से ऐसे माँ बाप का एक संगठन भी चलता है, जिसका नाम है NREPA, नॉन रेजिडेंट इंडियन पेरेंट्स एसोसिएशन। 1998 में बना यह संगठन माँ बाप को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहारा देता है। इसकी अपनी वेबसाइट भी है। ये वो माँ बाप है जिनके बच्चे बाहर चले गए और जिनके लौट कर आने की उम्मीदें कमजोर पड़ती चली गईं। 2011 से 2018 के साल का आंकड़ा आप देखेंगे, तब भी लाख सवा लाख भारतीय भारत की नागरिकता छोड़ते रहे हैं। 2018 के बाद से इसमें काफी तेजी आती है। वैध तरीके से जाने वाले भारतीयों की संख्या भी बढ़ती है, साथ साथ अवैध तरीके से जाने वालों की, जो हमने 26 दिसंबर के वीडियो में आपको बताया। सबकी आंखों में एक ही सपना है, कमाना है, अच्छा जीवन जीना है और विदेश में बस जाना है। हालांकि भारत की 6 ऋतुओं का अपना ही आकर्षण है और कश्मीर में ही चिनार के पत्ते जब रंग बदलते हैं तो अमेरिका और कनाडा की पतझड़ से पहले की रंगीनी को मात देते हैं। इसके बाद भी कनाडा और अमेरिका में जब फॉल आता है, पत्तों के रंग लाल और पीले होने लगते हैं, मुंह से वाव निकलता है। वाव अंग्रेजी का शब्द है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं मुंह बा देना। वाव के समय वही होता है, देखने वाला चकित रह जाता है। जनवरी 2023 में इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया में अपनी मातृभूमि से बाहर रहने वाली सबसे बड़ी प्रवासी आबादी भारतीयों की थी, लगभग 2 करोड़। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2011 से 16 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी, जिसमें 2022 में 1,83,741 लोग शामिल हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी। अमेरिका, कनाडा के मकान, मोहल्ले, दुकानें, अस्पताल, सब कुछ इस वीडियो में भी आपको व्यवस्थित नजर आएंगे।
गरीबी इधर भी है, लेकिन अवसर और अवसरों की गुणवत्ता भी इधर ही है। जैसा कि इन देशों में जाकर बस चुके और बसने का जुगाड़ लगाने वाले भारतीय ही बताते हैं। कुछ तो हुआ है कि भारत की नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या बढ़ी है। 2020 में 85,256 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ दी। उसके अगले साल यह संख्या यानी 2021 में 1,63,370 हो गई। 2022 में तो पूछिए मत, लगता है उस साल नागरिकता छोड़ने की भगदड़ मच गई। 2022 में 2,25,620 लोगों ने भारत की नागरिकता को टाटा बाय बाय कर दिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को गले लगा लिया। यह सारा आंकड़ा विदेश मंत्रालय का है, इसी साल अगस्त में संसद में रखा गया है। इस वीडियो का मकसद यह बताना नहीं कि अमेरिका और कनाडा में जो भी है वो अच्छा ही है, कम से कम मैं तो नहीं मानता, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्हें लगा कि अमेरिका और कनाडा में भारत से तो बहुत अच्छा है और वे झट से भारत छोड़ गए। कुछ अच्छे और प्रतिबद्ध शिक्षकों को छोड़ दीजिए, जिनकी संख्या भारत के कॉलेजों में कुछ में होती है। भारत के ज्यादातर कॉलेज की पढ़ाई घटिया है। कहीं क्लास में टीचर नहीं है, टीचर हैं तो पढ़ाने नहीं आता, कहीं परीक्षा नहीं और कहीं समय पर डिग्री नहीं। जब तक हिंदी प्रदेश का बच्चा पढ़कर निकलता है वह किसी लायक नहीं रहता। यह सवाल उनका भी होना चाहिए कि क्यों वे विदेशों में पढ़ाई और नौकरी के अवसरों का पीछा नहीं करते हैं। लेकिन पहला सवाल यह होना चाहिए कि इस पलायन के पीछे जो कारण है उस पर बात कौन करेगा और बात कब होगी। खराब कॉलेज, खराब नौकरी, यही हिंदी प्रदेश की नियति है। क्या युवाओं ने सपने देखने भी बंद कर दिए? कब तक वे अच्छी यूनिवर्सिटी की तलाश में अमेरिका या कनाडा भागते रहेंगे? यह पटना के गंगा घाट पर अरुण कुमार की क्लास है। यहां बैठे छात्रों को देखकर उनका कायल हो जाता हूं। एक अदद सरकारी नौकरी के लिए अपना कितना कुछ झोंक देते हैं। इनके इसी जुनून को देखकर लगता है कि अगर इनके स्कूल और कॉलेज में टॉप लेवल की पढ़ाई हुई होती, अच्छे टीचर मिले होते, तो यही छात्र दुनिया भर में छा गए होते। इन छात्रों में प्रतिभा और लगन की कोई कमी नहीं, मगर इनके जीवन में 15 साल तक खराब स्कूल और घटिया कॉलेजों का लंबा सिलसिला चलता है, जिससे इनकी प्रतिभा और सपनों को बहुत नुकसान पहुंचता है। सभी के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा मानना है कि अगर राजनीति में धर्म को लेकर सनक पैदा ना की गई होती तो हिंदी प्रदेशों के लाखों युवाओं का टाइम ही नहीं कटता। इसलिए अभी और दो बड़े मुद्दे आ रहे हैं मंदिरों के, जिसके फेर में भारत की 2 पीढ़ी का पूरा जीवन निकलने वाला है। हिंदी प्रदेश के युवाओं को आप किसी जगह पर मंदिर का सपना दे दीजिए और किसी जगह पर फैक्ट्री का, मुझे यकीन है ये मंदिर का सपना चुन लेंगे। मुझे हिंदी प्रदेश के युवा कभी गलत साबित नहीं करते, इसलिए मुझे उन पर गर्व होता है। मेरी बात इस वीडियो में दिख रहे छात्रों के संदर्भ में नहीं है, और हो सकता है ये छात्र मेरी बात से सहमत भी ना हो, लेकिन मेरा यही मानना है कि इनके जैसे युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है, अच्छी सैलरी की नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन धर्म की राजनीति ने हिंदी प्रदेश के युवाओं को जो हिंदू सुख दिया है उसका हिसाब लगाना किसी अर्थशास्त्री के बस की बात नहीं। इन छात्रों को अपने इस खराब कॉलेजों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिनकी वजह से वे हिंदू सुख महसूस करने लायक हो पाए। इसके बाद भी इन्हें बताया तो जा ही सकता है कि इन्हीं के पीढ़ी के युवा कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए चुपचाप निकल लिए। हम भूल जाते हैं किसी देश में गोदी मीडिया ने जेएनयू पर किस तरह हमला किया, पीएचडी का मजाक उड़ाया, कहा टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी है, जबकि उसी पीएचडी के लिए लोग लाखों का लोन ले रहे हैं, घर छोड़कर कनाडा, अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि उन देशों में अभी भी रिसर्च की मान्यता है और अच्छी रिसर्च होती है। आपकी नजरों में जेएनयू को देशद्रोह का अड्डा बताकर इन्हीं गोदी मीडिया के परिवार के लोग और नेताओं के लोग अमेरिका, कनाडा निकल लिए। आखिर क्यों भारतीय छात्र विदेशी यूनिवर्सिटी की तरफ पलायन कर रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद करोड़ों रुपए की सैलरी वाली नौकरी मिल ही जाती हो। वहां गए छात्रों का भी कहना है कि पढ़ाई अच्छी होती है, सुविधाएं अच्छी हैं, काफी कुछ सीखने को मिलता है, अपने प्रोफेसर से कुछ भी बोल सकते हैं। भारतीय छात्र कहां कहां नहीं जा रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड के अलावा आयरलैंड, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, रूस, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पहुंच रहे हैं।
सबसे अधिक छात्र महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पंजाब से जा रहे हैं। इसके बाद गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु का नंबर आता है। हिंदी प्रदेशों के नाम सूची में नीचे हैं। विदेश जाना आसान नहीं, अंग्रेजी जानने की परीक्षा पास करनी होती है। इसके लिए छात्र पीटीई, जीआरई, आईईएलटीएस और टॉफेल की परीक्षाएं देते हैं। कोचिंग पर 40 से 50 हजार रुपए खर्च करते हैं। पंजाब से लेकर गुजरात में इनकी भरमार हो गई है कोचिंग सेंटर की। कनाडा इन दो राज्यों पर काफी ध्यान दे रहा है, क्योंकि यहां के छात्रों से ही कनाडा की यूनिवर्सिटी भर रही है। 2018 में नारायण मूर्ति ने कहा था, 70 घंटे काम करने का लेक्चर देने वाले नारायण मूर्ति, कि 80% भारतीय युवा किसी नौकरी के लायक नहीं है। क्या आप मानेंगे ये बात? तब उन्होंने कहा कि यहां की शिक्षा व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। पंजाब के दक्षिण मालवा का एक शहर है बठिंडा। पिछले कुछ सालों में यह शहर एक आईएलटीएस हब की तरह जाना जाने लगा। यह बठिंडा शहर का अजीत रोड है, वहीं का वीडियो है। भले ही शहर की यह सड़क दो इलाकों को जोड़ती हो, पर विदेश जाने की चाहत रखने वाले हजारों छात्रों के लिए यह सड़क बठिंडा से सीधे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मिडिल ईस्ट और साइप्रस जाती है। बठिंडा की 100 फीट रोड, पावर हाउस रोड और अजीत रोड मिलकर एक ऐसा त्रिकोण बनाते हैं जिसमें हजारों की संख्या में आईईएलटीएस कोचिंग सेंटर चलते हैं। लाखों की संख्या में इनमें पंजाब ही नहीं, पूरे देश से युवा छात्र कोचिंग लेने के लिए आते हैं। 3 महीने की कोचिंग की फीस 10,000 से 80,000 तक हो सकती है, बल्कि इससे ज्यादा भी। ये सड़कें अगर कोचिंग सेंटर और छोटे ढाबों और दुकानों से भरी हैं, तो इनसे सटे रिहायशी इलाकों में पेइंग गेस्ट और हॉस्टल की भरमार है। विदेश जाने की कोचिंग का खर्च सिर्फ सेंटर की फीस भरकर पूरा नहीं हो जाता। पीजी या हॉस्टल का किराया मिलाकर विदेश जाने की लंबी प्रक्रिया में केवल कोचिंग का कुल मासिक खर्च एक आम किसान परिवार की औसत मासिक आय से भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ਸੋ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬੇਸਿਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਅਗਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੀਸ ਪਲੱਸ 3 ਮੰਥਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 40 to 50,000 ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ GIC, ਗਰੰਟਿਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $10,200 ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਫਟਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਉਹ $20,635 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ, ਪਲੱਸ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਸਟਿੰਗ ਸੀ ਟਿਕਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਉਸਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਸਟ, ਵਾਟਐਵਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਸਟ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ 18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੇਮ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ, GIC ਐਂਡ ਅਦਰ ਚਾਰजेस ਦੇ ਨਾਲ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। कनाडा को पता है कि भारत से यहां आने की होड़ मच गई है, इसलिए वहां जाने वाले छात्रों के रहने सहने का खर्चा भी अगले साल यानी 1 जनवरी से डबल कर दिया गया है। कनाडा भेजने के लिए माँ बाप पहले से ज्यादा खर्चा करेंगे। इस होड़ का किसानों पर बुरा असर पड़ेगा। जमीन बेचकर और कर्ज उठाकर कनाडा भेजना पड़ेगा। कई बार छात्रों को कोर्स के बारे में सही जानकारी नहीं होती, यूनिवर्सिटी और वहां पढ़ाए जाने वाले विषय और उससे जुड़े रोजगार के बारे में पता नहीं होता। जो डिग्री किसी काम की नहीं होती उसके लिए भी लाखों रुपए फूंक देते हैं, क्योंकि डिग्री बस बहाना है या जरिया है वहां बस जाने का। 19 जुलाई 2023 के द ट्रिब्यून अखबार में आप सुखमित भसीन की रिपोर्ट पढ़िए। सुखमित लिखते हैं कि बठिंडा के एक गांव मेहमा सरकारी की आबादी 1200 है। यहां के करीब 100 युवा पहले ही और मुल्कों में जाकर बस चुके हैं। गांव में कई बुजुर्ग माँ बाप अकेले रह गए हैं। यहां के हर तीसरे घर से एक बच्चा
उच्च शिक्षा के लिए विदेश गया है। भसीन लिखते हैं कि यहाँ के किसान मवेशी सोना बेचकर, खेत जमीन बैंकों में गिरवी रखकर विदेशी संस्थानों में अपने बच्चों के लिए सीट सुरक्षित करवाना चाहते हैं। यहां पर आभूषणों के बदले ऋण देने वाले निजी फाइनेंसियर्स की तादाद भी बढ़ने लगी है। मेहमा सरकारी गांव के निवासी मनोज शर्मा ने कहा है, जो ट्रिब्यून में छपा है, कि एक समय हमारा गांव बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों वाले लोगों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब लगभग 100 युवा अध्ययन वीजा पर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और साइप्रस चले गए। यह कनाडा के मॉन्ट्रियल का वीडियो है, लेकिन कहानी मैं उत्तरी कनाडा की बता रहा हूं। जिस वक्त मॉन्ट्रियल में यह वीडियो लिया गया, उस वक्त वहां का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस था। कनाडा सरकार इस साल 9 लाख छात्र विदेशों से लाना चाहती है। 40% छात्र भारत के होंगे और इनकी फीस कनाडा के छात्र जितनी फीस देते हैं उससे 4.5 गुनी अधिक फीस होगी। भारतीय 4.5 गुनी अधिक फीस देते हैं। कनाडा ने जब से यूनिवर्सिटी का बजट कम किया है, यूनिवर्सिटी ने अपना खर्चा पूरा करने के लिए गुजरात और पंजाब में अपना बाजार खोज लिया है। यहां से छात्र इसलिए आते हैं क्योंकि पढ़ाई के बाद कनाडा में बसने का रास्ता खुल जाता है। यहां के कॉलेज नहीं चाहते कि अकेले भारत पर निर्भर रहें, इसलिए दक्षिण अफ्रीका में भी अभियान चलाया जा रहा है। यह ओंटारियो के नॉर्दर्न कॉलेज का वीडियो है। इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपी है। नोरिमित्सु ओनिशी की रिपोर्ट में बताया गया है कि टोरंटो से कार से 8 घंटे लगते हैं यहां पहुंचने में। ओंटारियो में भयंकर ठंड पड़ती है, फिर भी वहां के सरकारी कॉलेजों में भारतीय छात्रों की भरमार है। नॉर्दर्न कॉलेज में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में भारतीय छात्रों की संख्या 96% से अधिक हो गई है। इस कॉलेज में ग्रामीण ओंटारियो से कहीं ज्यादा छात्र गुजरात और पंजाब के हैं। 2014 में यहां मात्र 40 अंतर्राष्ट्रीय छात्र थे, इस साल 6000 से अधिक हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि एकदम से दूर दराज के इस कॉलेज में भारत के छात्र पहुंचे हैं, जहां कनाडा के ही ज्यादातर लोग नहीं जाते। यहां इतनी ठंड पड़ती है कि कुल्फी जम जाए, फिर भी भारत के छात्र यहां भीड़ लगाकर पहुंच रहे हैं। कनाडा में बसने के अलावा एक कारण यह भी है कि इन छात्रों का, इनके माता पिता का भारत की यूनिवर्सिटी में भरोसा नहीं रहा। मिडिल क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो फॉरवर्ड कर रोज माहौल बनाता है कि भारत सुपर पावर हो गया और चुपके से अपने बच्चों को कनाडा फॉरवर्ड कर देता है। हिंदी प्रदेश के युवाओं को यही खेल समझ जाना है और खुद इससे निकलने की तैयारी करनी है, क्योंकि विदेश जाना, वहां पढ़ना और वहां बस जाना, अब इसे कोई भी गलत नहीं कहता। बस सावधान रहना है कि कोई एजेंट आपको ठग ना ले, फर्जी सर्टिफिकेट लेकर भेजेगा तो फिर वहां से वापस आना पड़ेगा। पंजाब और गुजरात के युवा लगे हुए हैं अंग्रेजी की परीक्षा निकालने में। इन्हें पता है कि कनाडा में वीजा की वेटिंग लंबी है, तो चलो इंग्लैंड की तरफ। ब्रिटिश उच्चायोग के अनुसार जून 2022 तक यूके द्वारा एक वर्ष में लगभग 1,20,000 प्रायोजित अध्ययन वीजा भारतीय छात्रों को जारी किया गया और इनमें से 40% पंजाबी छात्र हैं। इससे पहले कनाडा पढ़ाई के लिए सबसे बड़ा ठिकाना था। 18 नवंबर 2022 के ट्रिब्यून में सुखमित भसीन ने लिखा है कि एक वीजा सलाहकार ने उनसे कहा कि कनाडा के लिए देरी और बढ़ती अस्वीकृति दर ने छात्रों को निराश किया है, जो आजकल इंग्लैंड का विकल्प चुन रहे हैं, क्योंकि इसकी सफलता दर 100% है और छात्रों को IELTS परीक्षा के प्रत्येक घटक में केवल 6 बैंड स्कोर की आवश्यकता होती है। वीजा रिजेक्ट होने पर फीस भी जब्त हो जाती है, इसलिए छात्र चाहते हैं कि वहां ट्राई मारा जाए जहां वीजा का मिलना पक्का हो। यूके में विश्वविद्यालय छात्रों को तरह तरह की छात्रवृत्तियां भी प्रदान कर रहे हैं। भारत से आ रही इस भीड़ को देखते हुए इंग्लैंड ने वीजा मानकों में कुछ बदलाव किए हैं। वहां पर पढ़ाई के बाद 2 साल तक काम करने की अनुमति दी जा रही है, ताकि काम कर लोन का खर्चा निकल आए और ज्यादा संख्या में भारतीय छात्र वहां पहुंचे। ਉਹ ਕੌਣ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ। ਰਿਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਪੂਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਅਰਬਨ,
ਸੋ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਜਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਬਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ। ਰੇਸ਼ੋ ਘਟਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਰਬਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਨਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਫੋਰडेबल ਜਿਹੜੀ ਉਹ नहीं होएगी, एंड ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ बहुत सेटबैक है। गुजरात से लेकर पंजाब में पुलिस का, प्रशासन का एक काम बोगस IELTS सेंटरों पर छापे मारना और उन पर नजर रखना भी है। इनके लाइसेंस रद्द होते हैं और नए सेंटर खुलते हैं। आखिर हमारी शिक्षा इतनी रद्दी कैसे हो गई कि अंग्रेजी सीखने के लिए भारतीय लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। IELTS कोचिंग सेंटर भारत के शहरी स्कूलों में भाषा की पढ़ाई के स्तर पर एक बहुत बड़ा सवाल है। LKG से 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी पढ़ाने वाले हमारे स्कूल छात्रों को अंग्रेजी के एक सर्टिफिकेट टेस्ट के लिए भी तैयार नहीं कर पाते। विदेश जाने की होड़ में उन्हें होश नहीं रहता छात्रों को कि सर्टिफिकेट असली है या फर्जी। हाल के दिनों में कई छात्रों को लौटाया गया। जब सांसद जयदेव गल्ला ने सरकार से पूछा कि पिछले 3 वर्षों में कितने भारतीय लोग विदेशों से डिपोर्ट किए गए, उस पर मंत्री ने कहा आंकड़े नहीं हैं, मगर इसके आंकड़े हैं कि 1.5 करोड़ भारतीय कुशल अकुशल मजदूर और पेशेवर के रूप में विदेशों में काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने स्तर पर विदेश गए काम की तलाश में। अब भारत सरकार अलग अलग कौशल के मजदूरों को विदेशों में काम दिलाने के लिए करार कर रही है, यानी सरकार भी एक तरह से एजेंट बनने जा रही है। आपको याद नहीं होगा, मोदी सरकार ने बहुत पहले ही ब्रेन ड्रेन के आइडिया को पुरातन करार दे दिया। ब्रेन ड्रेन और पलायन का आइडिया भी बीजेपी और संघ की तरफ से खूब चलाया गया। 2015 में इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर छपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब ब्रेन ड्रेन अब ब्रेन गेन बन गया है। भारत को सर्विस हब बनाना है और दूसरे देशों की जरूरत के हिसाब से सप्लाई करनी है। 2015 में प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सर्विसेज एग्जीबिशन का उद्घाटन किया था। आप ही बताइए, उत्तराखंड, बिहार में बीजेपी पलायन को मुद्दा बना देती है। जब बिहार के लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं तो वह ब्रेन गेन नहीं है। विदेश में काम करने के लिए पलायन भी स्टैंडर्ड का आइटम हो जाता है। कई दशक से भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग दुनिया के अलग अलग देशों में काम की तलाश में जाते रहे हैं। शायद यह पहली बार होगा कि भारत सरकार भी आधिकारिक तौर पर पलायन करवाएगी। नर्सिंग से लेकर तमाम काम के लिए भारतीय खुद से जा तो रहे थे, अब सरकार भेजेगी। राज्यों में पलायन रोकने का वादा करने वाली बीजेपी अपने स्तर पर पलायन करवाएगी। यह भी अजीब मोड़ है। 27 दिसंबर के बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपने संपादकीय में इसका स्वागत किया है कि भारत सरकार दूसरे देशों में कुशल कारीगर सप्लाई करने का करार कर रही है, लेकिन यह भी चेतावनी दी है कि नीतिगत हिसाब से देखिए तो इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं होगा। इसे इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी सैलरी का रोजगार पैदा नहीं कर पा रही है तो इसका समाधान कुछ मजदूरों को विदेश भेजकर निकाला जाए। बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि ग्रीस ने भारत से खेती के लिए 10,000 मजदूर मांगे हैं। इटली ने अपनी नगर पालिकाओं के लिए लोग मांगे हैं। भारत ने 40,000 मजदूरों को इजराइल भेजने का करार कर दिया क्योंकि वहां चल रहे युद्ध के कारण 90,000 फलस्तीनी अपने देश लौट गए। हाल ही में आपने खबर देखी होगी कि हरियाणा सरकार भी 10,000 कंस्ट्रक्शन मजदूरों को इजराइल भेजना चाहती है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जहां से बाकी देशों ने अपने लोग निकाल लिए, भारत वहां भेज रहा है जहां युद्ध चल रहा है। राज्य सरकार ने कहा कि वह युवाओं को घर में और विदेश में नौकरी दिलाने में मदद कर रही है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने 1 लाख मजदूरों को इस्राइल भेजने की डील का विरोध किया है। हरियाणा में बेरोजगारी की दर 9% से अधिक है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपने संपादकीय में लिखा है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के ताजा आंकड़ों के हिसाब से 57% लोग स्वरोजगार में लगे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे कारोबारी हो गए हैं। इनमें से 18% से अधिक लोग घरेलू उद्यम में लगे हैं, 21% दिहाड़ी मजदूर हैं। यह सच्चाई है भारत में नौकरी और पढ़ाई की। यहां जब तक किसी का सपना संकरी गली से बाहर निकलता है, चौराहे पर भयंकर जाम और हॉर्न की आवाज में
युवाओं का सपना अटक जाता है। आज की ही रिपोर्ट है, ईपीएफओ के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल संगठित क्षेत्र में नए काम का सृजन 10% घटा है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि जनवरी से अक्टूबर 2023 के बीच 90 लाख कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़े हैं। उसके पहले के साल में 1 करोड़ कर्मचारी जुड़े थे। संगठित क्षेत्र में काम नहीं मिलने का एक मतलब यह भी है कि काम करने वालों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी। यही नहीं, ईपीएफओ से जुड़ने वाले 18 से 28 साल के युवाओं की संख्या भी घटी है। इसका मतलब हुआ युवाओं को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। पहली बार काम पाने वालों को काम नहीं मिल रहा। भारत में नौकरी की हालत खराब है। कम सैलरी की नौकरी में ही संतोष करना होगा और शहरी जीवन की अपनी मुश्किलें भी हैं। दिहाड़ी काम का ही चलन बढ़ रहा है। 26 दिसंबर के हिंदू अखबार में एक विश्लेषण छपा है। जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राहुल मेनन ने लिखा है कि आंकड़ों के हिसाब से भले ही बेरोजगारी कम बताई जाती है, लेकिन असली पहलू यह है कि जिनके पास अच्छी डिग्री है, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, उनके बीच बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है। इससे संकेत मिलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में अभी भी अकुशल मजदूरों और असंगठित सेक्टर का बोलबाला है। यही नहीं, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलने का इंतजार भी लंबे समय तक करना पड़ता है। भारत की शिक्षा अगर बची है तो कोचिंग के चलते बची है। हर परिवार बच्चों का एडमिशन 2 जगह करा रहा है, स्कूल में और उसके बाद कोचिंग में। हर विषय की कोचिंग होने लगी है। इसका मूल्यांकन होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी और स्कूलों का स्तर कितना गिरा है कि बिना कोचिंग के किसी का काम नहीं चलता। इस बीच युवाओं को निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। स्कूल से लेकर कॉलेज और अन्य जगहों पर प्रधानमंत्री के कटआउट लगा दिए गए हैं। आप चाहें तो प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ले सकते हैं। भले आपकी डिग्री किसी काम की नहीं, मगर क्या पता यह सेल्फी काम आ जाए। तभी भारत सरकार जगह जगह सेल्फी कटआउट लगा रही है। आखिर मोदी जी ने किया है, कुछ सोचकर ही किया होगा। यही नहीं, अब सफल होने का मतलब यह नहीं कि आप युवा कितने सफल हैं। एक तरफ यूट्यूब पर लगाम लगाने की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर यह प्रचार पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या 2 करोड़ हो गई। इस मामले में उन्होंने विपक्ष के 8 नेताओं को पीछे छोड़ दिया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार भले ना मिला हो, लेकिन 2 करोड़ सब्सक्राइबर होने का जश्न बीजेपी मना रही है। पंजाब और गुजरात के छात्रों को शायद पता चल गया है कि ये अब कभी ठीक नहीं होगा, तो निकलो यहां से। हिंदी प्रदेश के युवाओं को तय करना है कि गुजरात और पंजाब के युवाओं की तरह अमेरिका और कनाडा के लिए निकलना है या यहीं पड़े पड़े हिंदू सुख में डूबे रहना है। तय आप कर लीजिए। नमस्कार, मैं रविश कुमार।